कांग्रेस को वोट दे दूंगा सपोज, या किसी और पार्टी को वोट दे दूंगा, तो मैं राम जी के साथ धोखा कर रहा हूँ, मैं हिंदुत्व के साथ धोखा कर रहा हूँ। वो इस तरीके से जाल में फंसे होते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हमारे देश में 10 साल से बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार एक राइट विंग्स की सरकार है। तो इस चुनाव से पहले बहुत ज़रूरी है ये समझना कि राइट विंग्स की सरकार क्या होती है और ये किस तरीके से काम करती है। तो जो राइट की सरकार होती है, जैसे कि आज के डेट में बीजेपी है, तो उसके दो हाथ होते हैं। पहला हाथ होता है राइट हैंड जो कि कैपिटलिज्म है, और दूसरा हाथ होता है लेफ्ट हैंड जो कि नेशनलिज्म है। तो कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल है, जिसमें ये माना जाता है कि सरकार का काम सिर्फ गवर्न करना है, करोड़पतियों को, कैपिटलिस्ट लोगों को, बड़े बड़े लोगों को सपोर्ट करना है, तरह तरह से उन्हें एम्पावर करना है, और ऐसा करने से अपने आप ग्रोथ का जो डायरेक्शन है वो टॉप टू बॉटम बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे जब ये बॉटम तक पहुंचेगा तब तक पूरा देश, पूरा स्टेट, पूरा समाज डेवलप हो चुका होगा। ये इनका मॉडल है। अगर इसे हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो इसमें ऐसा है कि सपोज कि बिहार में किसी जगह पे अडानी जी को कोई इंडस्ट्री खोलनी है। अडानी जी ने अपना सर्वे कराया, अपना एनालिसिस किया, और उससे उनको ऐसा लगा कि वहाँ पे उस पार्टिकुलर जगह पे ये इंडस्ट्री मुझे खोलनी है। तो ये मैसेज सरकार के पास जाएगा। सरकार क्या करेगी, वो अडानी जी को फ्री हैंड देगी कि आपको जितना इसके लिए ज़मीन एक्वायर करना है आप एक्वायर कर सकते हैं, वहाँ के किसानों से, वहाँ के लोकल लोगों से हम बात कर लेंगे। तो इस तरीके से वो वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे अडानी जी। उस इंडस्ट्री को लगाने में जो भी खर्च आएगा वो सब कुछ अडानी जी का होगा, किसी कैपिटलिस्ट का होगा। उसमें सरकार कोई खास मदद नहीं करेगी, सिवाय कि सस्ता लोन दिलवा सकती है, सस्ते जो ज़मीन जो एक्वायर हुआ है वो सस्ते रेट पे दिलवा सकती है, ये सब काम कर सकती है, सस्ते मजदूर दिलवा सकती है। तो अब अडानी जी की इंडस्ट्री वहाँ डेवलप हो गई। उस इंडस्ट्री में, उस फैक्ट्री में कुछ लोग काम करने आएंगे जो वहाँ के ही होंगे, और वो अलग अलग लेवल पे काम करेंगे, मजदूर से लेकर के मैनेजर लेवल तक काम करेंगे। और इससे क्या होगा कि अडानी जी की इंडस्ट्री वहाँ इस्टेब्लिश्ड हो गई, और वहाँ के लोगों को रोजगार मिल गया, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी खुशहाल हो गई, और इस तरीके से वो पूरा समाज, वो पूरा एरिया, पूरा स्टेट डेवलप्ड हो गया। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या कि इसमें सरकार ने सिर्फ गवर्न किया। जो कैपिटलिस्ट थे अडानी जी, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री डाली, और उसमें जो गरीब लोग थे, जो ज़रूरतमंद लोग थे, उन्होंने काम किया। और ये पूरा मॉडल इस तरीके से काम करता है। इस तरीके से उस एरिया का विकास हुआ। इसमें कई तरह के हरासमेंट जो होते हैं, कई तरह के जो नॉन रेगुलेटेड चीज़ें जो होती है, उसको अभी हम सब साइड रखते हैं। तो अगर प्राइमा फेसिया देखें तो इस मॉडल में हमें कोई खराबी नहीं दिखती। इस मॉडल में ऐसा लगता है कि जनता के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो इंडस्ट्री लगा पाए, तो इसलिए इसमें करोड़पति को आना ही पड़ेगा, और जब तक इंडस्ट्री लगेगी नहीं तब तक हमारा ग्रोथ होगा ही नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड जो इकोनॉमी है वो अब सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। तो उसके लिए इंडस्ट्री ज़रूरी है, और इंडस्ट्री अडानी जी ही लगा सकते हैं। तो अगर इनिशियली देखें तो हमें ये मॉडल लगता है कि ये सक्सेसफुल मॉडल है। तो ये है कैपिटलिज्म का मॉडल। अब दूसरा हाथ जो होता है, वो दूसरा हाथ होता है नेशनलिज्म का। एक्चुअली जब ये राइट विंग्स की आइडियोलॉजी जब बन रही थी, जब वो डेवलप हो रही थी, तो उस समय किसी कैपिटलिस्ट का ही ये प्रपोजल था गवर्नमेंट के पास, या फिर आइडिया था गवर्नमेंट को कि कैपिटलिज्म से जनता को ये भी मैसेज जा सकता है कि ये जो सरकार है वो सिर्फ अमीरों की सरकार है, वो सिर्फ अमीरों के लिए करती है। तो इसके लिए आपको कोई ऐसी भी चीज़ ऐड करनी होगी, ऐसा मसाला ऐड करना होगा जिससे जनता को लगे कि ये हमारे लिए भी सरकार है। तो वहाँ से आया नेशनलिज्म का। अब आप देखते होंगे कि नेशनलिज्म में क्या है कि बार बार जब भी चुनाव होगा, या जब भी कोई नेता स्टेज पे चढ़ेगा बोलने के लिए, तो वो इंडिया पाकिस्तान की बात करेगा, पाकिस्तान की आर्मी को हराने की बात करेगा। जब भी आप सवाल पूछेंगे कि हमारी इकोनॉमी क्यों डाउन हो रही, तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को दिखा देगा कि आप देखो, अगर उसकी इकोनॉमी कैसी बदतर है, हमारा ही पड़ोसी है। तो अगर आपको इंडिया अच्छा नहीं लगता है तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं। या फिर हिंदुत्व की बात करेगा, या फिर हिंदी की बातें करेगा कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा देना चाहिए, या फिर गौ माता को नेशनल एनिमल का दर्जा देना चाहिए। इस तरह की बातें जो होती है वो होती है नेशनलिज्म की बातें। इसमें क्या होता है, कल्चरल प्राइड की बातें की जाती है कि जो हमारा हिंदू कल्चर है वो खतरे में है, उसे बचा लो, वो बड़ा अच्छा कल्चर है, वो पूरे वर्ल्ड का इकलौता ऐसा कल्चर है जो कि बहुत कुछ हमें सिखाता है। तो कल्चरल प्राइड की बात होगी, कल्चरल कंजर्वेशन की बात और प्रिजर्वेशन की बात होगी। तो इस तरीके से जो नेशनलिज्म का मॉडल है वो जनता के लिए है, वो जनता को इस भ्रम में रखता है कि सरकार जो है ये मेरी सरकार है।
तो नेशनलिज्म में दिक्कत क्या है कि जब तक कि जनता को पता चलता है कि ये सरकार तो मुझे गोली देकर गई है नेशनलिज्म का, एक्चुअल में तो ये सच में करोड़पति की सरकार है, तो जब तक ये पता चलता है तब तक सरकार मार्केट में, करोड़पति कैपिटलिस्ट मार्केट में इतना पैसा बहा चुके होते हैं कि सरकार मीडिया को खरीद लेती है, सरकार एमएलए एमपीज को खरीद लेती है, सरकार इनफैक्ट जनता को भी किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट कर चुकी होती है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नेशनलिज्म का जाल इस तरह का जाल है कि अक्सर ये, अगर पास्ट में हम एग्जाम्पल लेकर देखें तो अक्सर ऐसा हुआ है कि जनता इसमें फंसती है, और जनता को जब तक रियलाइज़ होता है कि ये तो एक जाल था, ऐसी तो कोई बात है नहीं, ना तो कभी हमारे नेशनलिज्म को खतरा था और ना ही आज है, तो जब तक ये पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, मार्केट में सब कुछ खरीदा जा चुका होता है सरकार द्वारा। अब इस पूरे माहौल में तड़का डालने के लिए एक तीसरी चीज़ आती है जो कि कहीं ना कहीं नेशनलिज्म का ही एक तरीके से कह लें जुड़वा भाई है, वो है मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब है कि जो भी कम्युनिटी, चाहे वो कोई कास्ट हो, चाहे वो कोई रिलीजन हो, चाहे कोई लैंग्वेज बेस्ड कम्युनिटी हो, कोई भी कम्युनिटी जो इस देश में मेजोरिटी में है, उस कम्युनिटी को खुश करने की जो सरकार की कोशिश होती है, इसको मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर एग्जांपल से इंडिया का केस ले तो हिंदू और हिंदू रिलेटेड जितने भी रिलीजन्स हैं वो इंडिया में आज भी 80% से ऊपर हैं, और इनके वोटर्स की अगर हम बात करें तो वो भी करीब करीब 75 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं। तो ऐसी जो राइट की सरकार होती है उसकी एक कोशिश ये होती है कि ये जो 75 करोड़ वोटर्स हैं इनको हम खुश रखें, क्योंकि इनको अगर खुश रखेंगे तो जीतने के लिए, मेजोरिटी में आने के लिए तो हमें सिर्फ 20 करोड़ वोट की ही ज़रूरत है। अब वो 20 करोड़ वोट इजीली मिल जाएगा। अगर हम मुस्लिम को खुश करने जाएं या सेकुलर कोई पॉलिटिक्स खेलें तो उसमें हमें दिक्कत होगी। तो सिर्फ मेजोरिटी पे फोकस होती है इनकी, और वो इसीलिए आप देखेंगे कि कहीं भी हिंदुत्व की बात होगी, गौ माता की बात होगी, जय श्री राम की बात होगी, राम मंदिर की बात होगी, ये सिर्फ मेजोरिटी ऑफ पीपल्स को, जो हिंदू और हिंदू रिलेटेड रिलीजन्स हैं, उनको खुश करने की बात होती है, और इसीलिए ये तड़का बीच में डाला जाता है। अब इसमें वो लोग जो कि अभी या तो नया नया पढ़ के निकले हैं या जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, उनको लगता है कि ये कोई अच्छी चीज़ है, सालों से किसी और ने राज किया है, अब हमारी बारी है, अब हिंदुत्व जागा है, अब हम अपने कल्चर को बचाएंगे, अब हम हिंदुत्व को फैलाएंगे। इस तरीके से वो जो नए नए युवा हैं वो जोश में आते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि हर रैली में 20-22 साल के बच्चे होते हैं, वो जय श्री राम का वो एग्रेसिव वाला झंडा लेकर के, या हनुमान जी का वो एग्रेसिव वाला झंडा लेकर के, और जय श्री राम करते चलते रहते हैं। वो बीच बीच में कुछ और भी, किसी का कार दिख गया उस पर भी ठोक देते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसमें भी वो मॉब लिंचिंग टाइप की घटनाएं हो जाती हैं। तो ये सब जो काम है वो है सरकार की ये कोशिश कि मेजोरिटी ऑफ पीपल है उनको खुश करना है, और खुश करने के लिए वो ये सब काम करते हैं। और इसमें से जो 75 करोड़ की जो 75 करोड़ जनता है जिनको खुश करने की कोशिश की जा रही है, उसमें बहुत स्मॉल चंक है जो कि 20 करोड़ का, सिर्फ उनका वोट इन्हें चाहिए। और ये हमेशा कोशिश रहती है कि कम से कम वो जो 20 करोड़ हैं उनको कहीं और ना जाने दूं। तो इसके लिए आप देखते होंगे कि बीजेपी के लोग जब भी स्टेज पे चढ़ते होंगे तो जय श्री राम का नारा लगा देते हैं, और उससे जनता को लगने लगता है कि हाँ फिर से हिंदुत्व जागा है, या फिर से जय श्री राम, वो भी जोर से चिल्लाते हैं, और उन्हें उस तरह की फीलिंग, एक एनर्जी आती है। और उनकी पूरी कोशिश होती है कि उस 20 करोड़ को कहीं नहीं जाने दें। उस 20 करोड़ में 2-4 करोड़ जो समझदार लोग हैं वो देखते हैं, अपने नेता के परफॉर्मेंस को देखते हैं, अपने देश के डायरेक्शन को देखते हैं, सब कुछ देख के वो अपना पाला बदल सकते हैं। लेकिन जो बाकी के कुछ और लोग होते हैं वो इतने इमेच्योर होते हैं, इतने भक्त होते हैं कि वो अपना पाला नहीं बदलते हैं। उन्हें पाला बदलना एक धोखा देना जैसा लगता है कि मैं कांग्रेस को वोट दे दूंगा सपोज, या किसी और पार्टी को वोट दे दूंगा तो मैं राम जी के साथ धोखा कर रहा हूँ, मैं हिंदुत्व के साथ धोखा कर रहा हूँ। वो इस तरीके से जाल में फंसे होते हैं। तो ये जो होता है ये नेशनलिज्म का जुड़वा भाई होता है, मेजोरिटेरियनिज्म, और इसका सहारा ये लोग लेते हैं। अब कैपिटलिज्म में प्रॉब्लम कहाँ आती है? तो अगर हम ध्यान से सोचें तो कैपिटलिज्म में हम लोगों ने उन लोगों को, या सरकारों ने उन लोगों को एम्पावर किया है जो बिजनेस कर रहे हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं और कैपिटलिस्ट माइंडसेट के हैं। तो बिजनेस जब भी कोई कर रहा है, जो भी कैपिटलिस्ट है, वो बिजनेस पर्सनल प्रॉफिट के लिए करता है, वो जनता की सेवा करने के लिए नहीं करता है। तो जब पर्सनल प्रॉफिट के लिए वो जब बिजनेस करता है, तब वो स्कूल जो खोलेगा, उस स्कूल की या उस अस्पताल की
फैसिलिटीज़ तो टॉप लेवल की होंगी, पर उनके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत हाई होंगे। जो आज आप देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, या उनकी जो हालत है वो ख़राब होती जा रही है। और वहीं प्राइवेट स्कूल में अगर LKG में भी आप जाते हैं तो 5,000 का फ़ीस है, उसके ऊपर कई सारे अलग चार्जेस होते हैं। वैसे ही इलाज की बात होती है तो इलाज में भी आप अगर 2 दिन के लिए भी कहीं हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपका 30,000 का बिल आ जाता है। तो ये सब जो बातें होंगी, क्योंकि आपने बिजनेसमैन के हाथ में पूरी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को सौंप दिया है, तो वो अब जो भी करेंगे प्रॉफिट के बेस पे करेंगे, वो जनता के लिए नहीं करेंगे। लेकिन इसमें पीसेगी कौन? जनता पीसेगी, क्योंकि सरकार तो अपना प्रॉफिट निकाल रही है। सरकार को तो उस करोड़पति से टैक्स लेना है और उस टैक्स को फिर अपने चुनाव में लगाना है और तरह तरह के कामों में लगाना है। तो सरकार को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर जनता को तो वो सब कुछ झेलना है, वो सब कुछ डेली लाइफ में झेलना पड़ता है। तो आज जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे सड़कों पे आप चलिए तो सड़कों पे टोल देना पड़ता है। अगर आप 300 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं तो वहाँ पे 600 से 700 रुपये आपको सिर्फ टोल में ही लग जाता है। पेट्रोल में लगता है वो अलग, पेट्रोल पे इतने टैक्सेस हैं, वो सब कुछ अलग। उसके बाद भी सिर्फ सड़क बनवाने, क्योंकि वो सड़क किसी करोड़पति ने बनवाया है और उसका टारगेट है कि हम इसमें जो पैसे लगे हैं उसको 20 साल में नहीं, उसको 10 साल में ही वसूलेंगे। तो 10 साल में वसूलने के लिए वो क्या करेगा कि वो हर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पे टोल लगाएगा और वहाँ से पैसे लेगा। तो ये अल्टीमेटली जनता पे बहुत भारी पड़ता है, कैपिटलिज्म। जैसे एक और एग्जांपल लूँ तो इंडियन रेलवे, जो कि इंडिया के लिए लाइफलाइन मानी जाती है, अब उसकी टिकट अगर ऐसा हो कि जो टिकट पहले 200 रुपये की थी वो टिकट आज 1200 रुपये की हो जाएगी, तो ठीक है, आपने उसके अंदर AC लगा दिया या फिर उसकी रफ्तार बढ़ा दी या सब कुछ कर दिया, लेकिन वो आम जनता के लिए आपने काम नहीं किया। आम जनता सिर्फ मजबूर है उसको यूज़ करने के लिए, या फिर मजबूर है क्योंकि और कोई साधन ही नहीं है अपने गांव जाने के लिए, कहीं जाने के लिए, तो इसलिए वो महंगे ट्रेन में चली जाती है। और इस तरीके से कैपिटलिज्म से जनता का जेब खाली होना शुरू होता है। जब तक पता चलता है कि जेब खाली होना शुरू हो गया है, तब तक तो वो नेशनलिज्म से घिर चुके होते हैं। अब वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ये भी तो रहता है कि अगर हम BJP को वोट नहीं देंगे तो पाकिस्तान के सपोर्टर हो जाएंगे हमें पाकिस्तान चला जाना चाहिए, या फिर चाइना अगले ही साल आकर के इंडिया को कैप्चर कर लेगा। तो ये सब माइंडसेट में डाल दिया जाता है आपके सरकारों द्वारा अलग अलग तरीक़ों से, और इससे बच पाना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि आज के डेट में हम देख रहे हैं कि चुनाव आने को है, तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनने वाली है और लोग बड़े आराम से मोदी जी का वेलकम करने को तैयार हैं। जबकि पता है कि मुंबई में ब्रिज बना, वो ब्रिज ऐसा बना कि उसमें गरीब कोई उस पर चढ़ ही नहीं सकता, गरीब उस पर साइकिल लेकर, बाइक लेकर, छोटी कार लेकर जा ही नहीं सकता। वंदे भारत ट्रेन बनी, उस पर कोई गरीब, कोई मिडिल क्लास जा ही नहीं सकता। वैसे ही बुलेट ट्रेन बनेगी, वो भी सिर्फ करोड़पति के लिए बनेगी। जनता को पता है कि BJP या राइट की सरकार उन्हें चूस रही है, पर जनता के दिमाग में नेशनलिज्म और मेजोरिटेरियनिज्म इतना ज़्यादा फैला हुआ है, इतना ज़्यादा उसने घर कर लिया है कि जनता को डिसलॉयलिटी लगता है कि मैं ऐसा करूँगा तो ये हमारे देश के लिए गद्दारी होगी। तो ये एक जाल होता है जो राइट विंग्स की जो सरकारें हैं वो दो तीन तरीकों से जनता को घेर कर रखने की कोशिश करती है। तो जब भी वोट देने जाएं, बहुत ज़रूरी है कि ये जानकर, ये सीख कर, ये समझ कर जाएं कि जिस भी बटन को दबाने वाले हैं, उस बटन पे जो फिलॉसफी है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, वो आपको सर्व करने वाली है या आपको प्रताड़ित करने वाली है। क्योंकि अनजान होकर के और खेल खेल में कोई बटन दबा देना बहुत भारी पड़ता है किसी भी देश के लिए, और वो हमने पिछले कुछ सालों में देख लिया है। तो अब जब भी जाएं तो ये सोच कर, ये समझ कर जाएं कि अगर BJP को वोट दे रहे हैं तो ये मेरे लिए क्या करेगी, जो भी करेगी वो मेरे लिए, जनता के लिए पर्सनल लाइफ में बेनिफिशियली रहेगा या नहीं रहेगा, और कांग्रेस या अन्य पार्टियों को देने जा रहे हैं तो उसके लिए कि वो क्या करने वाली है, उनके एजेंडाज में क्या है, उनके पोर्टफोलियोज़ में क्या है, ये सब कुछ देख कर जाना है।